और उसको थायराइड डिजीज हो गया, थायराइड का कोई भी मसला हो गया, तो उस केस में हमने टेस्ट कौन से करवाने हैं? तो सबसे मेन जो टेस्ट हो रहा है दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जैसे जैसे मैं आप लोगों को डिजीज पढ़ाता जाऊंगा ना, तो साथ साथ में बताता जाऊंगा। तो मेन टेस्ट मैंने आप लोगों को कौन सा बता दिया, थायराइड TSH जो है वो हम बंदे के ब्लड के लेवल ब्लड के अंदर चेक कर रहे होते हैं। इसका जो नॉर्मल लेवल होता है दैट इज अबाउट 0.3 टू 3.3 मिली यूनिट्स पर लीटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है डिफरेंट लैब्स के अंदर, लेकिन आप लोगों की बुक वाले ने जो यूज किया है दैट इज 0.3 टू 3.3 मिली यूनिट्स पर लीटर। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब भी आप लोगों की थायराइड टॉक्सिकोसिस होती है, अब ये कंसेप्ट वही आपका ना अप्लाई होगा। ठीक है, अगर आपका ये पीछे वाला कंसेप्ट तगड़ा है, थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर क्या होता है कि आप लोगों के ब्लड के अंदर ये जो थायराइड हार्मोन्स है, आपका T3 और T4 का लेवल बहुत राइज हुआ पड़ा होता है। ऐसे ही नहीं है, थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर क्या हो रहा है कि आपके जो थायराइड हार्मोन्स है इनका लेवल बहुत इंक्रीज हुआ पड़ा है। तो आपको पता है जब भी इनका लेवल इंक्रीज होता है, ये मैसेज भेजते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, हाइपोथैलेमस को, कि तुम लोगों ने अब मजीद थायराइड हार्मोन्स को रिलीज नहीं करवाना, मजीद आपने TSH को रिलीज नहीं करवाना। इट मींस आपका सिंपल कंसेप्ट क्या बन गया कि अगर एक बंदा है और उसके ब्लड के अंदर T3 और T4 का लेवल इंक्रीज हो गया है, इट मींस कि उसको थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया है, तो उस बंदे के ब्लड के अंदर जो TSH है उसका लेवल क्या होना चाहिए, उसका लेवल जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, तो यही काम हो रहा है। अगर आपको क्या फाइंडिंग्स इस तरह की यहां से ही एमसीक्यू आता होता है, आपको देगा बंदे के ब्लड के अंदर T3 और T4 का लेवल कम होगा, जबकि T3 और T4 का लेवल ज्यादा होगा, जबकि जो TSH है उसका लेवल कम होगा। तो इट मींस आपने समझ जाना है दैट इज थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, बाकी पीछे वाली जो सारी कहानी है उसकी होप तो आप लोगों को समझ लग चुकी होगी कि क्यों TSH का जो लेवल है वो कम हो रहा है। अब हम दूसरी कहानी की बात करते हैं। दूसरी कहानी जिसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली आप लोगों का जो T3 और T4 का जो लेवल है वो कम हो रहा था। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक बंदे का जो थायराइड ग्लैंड है वो फेल कर चुका है। जब ये फेल कर चुका है, बताओ ये थायराइड हार्मोन्स को बनवा सकेगा? बताओ ये आप लोगों के जो T3 और T4 है उसको बनवा सकेगा? दोबारा से हम इस चीज को समझना चाहेंगे। मैं कहता हूं कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या कर चुका है, वो फेल कर चुका है। इट मींस कि अब ये T3 और T4 को नहीं बनवा सकेगा। जब ये T3 और T4 को नहीं बनवा सकेगा, इट मींस कि अब आप लोगों के ब्लड के अंदर T3 और T4 का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे ही है कि नहीं है? तो आपको पता है जब भी T3 और T4 का लेवल कम होता है तो आपका जो हाइपोथैलेमस है वो एक्टिवेट हो जाता है, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट हो जाता है। तो ये बार बार सिग्नल भेजते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड की तरफ। सिग्नल कैसे भेजते हैं? TSH के थ्रू। तो TSH को कहते हैं जाओ यार मैसेज लेके जाओ, उसे कहो कि हमारा ये वाला जो T3 और T4 बना। तो ये बार बार मैसेज आ रहा है, तो बार बार बहुत ज्यादा जो है वो आप लोगों का TSH रिलीज हो रहा है। इट मींस कि अगर आप लोगों का एमसीक्यूज के अंदर फाइंडिंग देता है T3 भी कम है, T4 भी कम है, लेकिन TSH बहुत ज्यादा है, इट मींस आपने समझ जाना है कि पीछे से मैसेज तो आ रहा है लेकिन आप लोगों का थायराइड फेल कर चुका है या मजीद थायराइड हार्मोन जो है वो नहीं बना सक रहा। तो अगर आप लोगों को कुछ इस तरह की फाइंडिंग मिल रही हो, इट मींस कि उस बंदे को क्या हो चुकी है, थायराइड फेलियर जो है वो हो चुकी है। तो वही आपकी बुक वाला भी लिखता है कि जब थायराइड फेलियर हो जाती है तो उस बंदे के ब्लड के अंदर TSH का लेवल तो ज्यादा होगा, लेकिन आप लोगों का T3 और T4 का जो लेवल है वो कम होता होता है। अगर आपको ये दो चीजें समझ लग चुकी हैं तो आपके बहुत ज्यादा सारे जो एमसीक्यूज हैं वो इंशाल्लाह इजीली क्लियर हो जाएंगे। अब बात का हम करना चाहेंगे T3 और T4 की मेजरमेंट की। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आप लोगों का जो फ्री T3 और T4 है इनको भी मेजर कर रहे होते हैं। आप लोगों का जो टोटल T3 और T4 है उनको भी हम लोग जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। तो आप लोगों का ये वाला जो फ्री T3 और T4 होता है ना, वो आप लोगों को किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप लोगों का जो थायराइड है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर थोड़ा थोड़ा सा बताएं ना कि फ्री T3 और T4 के दरमियान में क्या फर्क है और आप लोगों का जो एक बाउंडेड T3 या T4 है उसके दरमियान में क्या फर्क होता है। तो बेसिकली जब आप लोगों के ये वाले जो हार्मोन्स हैं, आप लोगों का T3 और T4 जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं, तो हमारे पास दो प्रोटीन्स होती हैं। दो कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? एक को हम कह रहे होते हैं थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, TBG। तो ये आप लोगों की एक कौन सी आ गई, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ठीक है, और दूसरी हमारे पास आ गई थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन। तो ये वाली जो दोनों प्रोटीन्स हैं जो कि आप लोगों के प्लाज्मा के अंदर होती हैं, ये बेसिकली इनके साथ मिल जाती होती हैं T3 और T4 के साथ। मींस के ये आप लोगों के T3 और T4 पैदल नहीं चलते, इन्होंने अपनी गाड़ियां रखी हुई हैं। उन गाड़ियों का क्या नाम है? एक का नाम है थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, एक का नाम है थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन। तो ये इसके थ्रू जो है वो आप लोगों के ब्लड के अंदर सारे जो है वो चल फिर रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं। इट मींस
मींस तो वो वाली जो फॉर्म है जो कि किसके साथ बाइंड की हुई है, टीबीजी के साथ बाइंड की हुई है, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, उसको हम बाउंडेड फॉर्म कह रहे होते हैं। और जो ये अकेला पैदल चल रहे होंगे, फॉर एग्जांपल ये T3 का अकेला फिर रहा है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, फ्री फॉर्म। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या चेक करना है, बेसिकली फ्री फॉर्म को चेक करना है ब्लड के अंदर। तो अगर ब्लड के अंदर आप लोगों को फ्री फॉर्म T3 और T4 की नॉर्मल मिल रही है, इट मींस कि आप लोगों का नॉर्मल सारा सीन चल रहा है। ठीक है, इट मींस कि आप लोगों का जो थायराइड है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा होता है। ठीक हो गया जी, तो इस चीज का होप सो आप लोगों को समझ लग चुकी होगी। अब हम थोड़ा सा मजीद बातें करने चाहेंगे। हमारे पास ना 3 तरह की जो टर्म्स हैं वो यूज होती हैं। एक को हम कहते हैं यू थायराइड। तो जब भी बात है यू थायराइड की, इट मींस कि आप लोगों का जो थायराइड है वो बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। तो आपको पता है जब नॉर्मल फंक्शन कर रहा होगा, टीएसएच का भी लेवल नॉर्मल होगा, T3 और T4 का भी लेवल जो है वो नॉर्मल होगा। जब वो कहे थायरोटॉक्सिकोसिस, तो जब भी आपके सामने जो है वो वर्ड आता जाए ना टॉक्सिक, इट मींस कि किसी भी चीज का ब्लड के अंदर लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो आप लोगों की बॉडी को डैमेज कर रही है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, टॉक्सिकोसिस कह रहे होते हैं। तो थायरोटॉक्सिकोसिस इट मींस कि आप लोगों के ब्लड के अंदर जो थायराइड हार्मोन्स हैं इनका लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप लोगों की बॉडी जो है वो डैमेज हो रही है, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही है। इट मींस कि थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर क्या होगा, आप लोगों के जो थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ पड़ा होगा। तो हमें पता है जब भी इनका लेवल इंक्रीज होता है तो TSH का लेवल जो है वो कम होता है। तो अगर इस तरह की फाइंडिंग मिल रही है, दैट इज थायरोटॉक्सिकोसिस। देन आपने क्या किया, देन आपने ब्लड के अंदर चेक किया हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर आप, हाइपो मींस लेस, थायरॉइडिज्म मींस कि आप लोगों का जो थायराइड है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो अगर आपका थायराइड प्रॉपर काम नहीं करेगा, बताओ T3 और T4 बनेगा? सर जी T3 और T4 तो नहीं बनेगा। तो आपको पता है जब भी ब्लड के अंदर T3 और T4 का लेवल ज्यादा कम होता है, आपका जो TSH है उसका लेवल जो है वो ज्यादा आता है। देन होती है हमारे पास T3 टॉक्सिसिटी। T3 टॉक्सिसिटी इट मींस के, इसके नेम से जाहिर हो गया, आप लोगों के ब्लड के अंदर जो T3 है उसका लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि जब आप लोगों के ब्लड के अंदर T3 जो है वो उसका लेवल बहुत ज्यादा हो जाए, जबकि आप लोगों का T4 का भी जो लेवल है वो नॉर्मल हो, या आप लोगों का TSH वगैरह का भी जो लेवल है वो नॉर्मल हो या डिक्रीज हो, तो इस स्टेट को हम क्या कह देते हैं, इसको हम T3 टॉक्सिसिटी कहते होते हैं। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर और T3 टॉक्सिसिटी के अंदर क्या फर्क है? तो आप देख रहे हैं कि थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर T3 का लेवल भी इंक्रीज है, T4 का लेवल भी इंक्रीज है, लेकिन आप लोगों की जो T3 टॉक्सिसिटी है ना, इसके अंदर मेनली आप लोगों का जो है वो T3 का लेवल इंक्रीज हो रहा था, जबकि जो T4 है उसका लेवल जो है वो नॉर्मल होता है। ये चारों के चारों एमसीक्यूज हैं, आपको मस्ट पता होना चाहिए। एमसीक्यूज के अंदर आप लोगों को यही T3, T4 और TSH को देख के आपका जो डायग्नोसिस है वो बन रहा होता है। ये आप लोगों की रियल क्लिनिकल लाइफ के अंदर भी आपने इनको देख के ही आपका जो डायग्नोसिस है वो बन रहा होता है। देन हम, हमारे पास ना कुछ ऑटो एंटीबॉडीज आ जाती हैं। बट आर ऑटो एंटीबॉडीज मींस कि आप लोगों की जो बॉडी है वो अपने ही खिलाफ जो है वो अगर एंटीबॉडीज बना रही हो, आप लोगों की जो प्रोटीन्स बना रही हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज। ठीक है, तो इट मींस कि अगर थायराइड के खिलाफ एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाए तो इनको हम थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज कह देते होते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है वो 3 होती है, एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज, एंटी थायरोग्लोबुलिन, और उसके बाद आप लोगों की थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडीज। अब हमने इनके नेम से ही सारी कहानी निकालनी है। देखिए वो क्या कह रहा है, एंटी थायराइड पर ऑक्सीडेज। इट मींस कि आप लोगों का जो पर ऑक्सीडेज एंजाइम था थायराइड ग्लैंड के अंदर, उसके खिलाफ क्या बन रही है, एंटीबॉडी बन रही है। तो अगर आप लोग याद करो तो ये वाला जो पर ऑक्सीडेज एंजाइम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था थायराइड हार्मोन्स को बनवाने के लिए। तो अगर इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई, अगर ये डिस्ट्रॉय होगा, बताओ थायराइड हार्मोन्स बन सकेंगे? सर जी नहीं बन सकेंगे। देन हमारे पास होता है एंटी थायरोग्लोबुलिन। तो आपको अगर याद हो तो थायरोग्लोबुलिन जो कि प्रोटीन थी, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के थायराइड हार्मोन्स को बनाने के लिए, बिकॉज थायरोग्लोबुलिन टीजी जो होता था इसके ऊपर ही तो टायरोसिन लगा था, जिसके साथ आयोडीन आगे बाइंड करता होता था, और आप लोगों का आगे जो है वो सारा थायराइड हार्मोन्स बन रहे थे। इट मींस कि अगर ये डिस्ट्रॉय हो गई, अगर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई, बताओ आप लोगों का जो आगे दूसरा थायराइड हार्मोन्स है वो बन सकेंगे? नहीं बन सकेंगे। इट मींस कि अगर एक बंदा है और उसके ब्लड के अंदर आप लोगों को एंटी पेरोक्सीडेज, एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज मिल जाती हैं, या एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज मिल जाती है, तो ये वाला जो आपका डायग्नोसिस बन रहा होता है दैट इज ऑटो इम्यून डिजीज, जिसको हम हाशिमोटो थायराइडाइटिस कह रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें बंदे के अंदर बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म हो रहा था, मींस कि आप लोगों का जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता, तो आप लोगों के ब्लड के अंदर जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनका लेवल कम होता है। ये आगे हमने इन डिटेल भी पढ़ना है। फिलहाल सिंपल आपको ये पता चल गया कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस के अंदर आपके जो थायराइड एंजाइम्स हैं लाइक पेरोक्सीडेज, और आप लोगों की जो थायराइड की प्रोटीन है जिसको हम एंटी थायरोग्लोबुलिन, उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बन रही हैं, वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, और इसकी वजह से आप लोगों के जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो नहीं बन रहे होते।
देन हमारे पास जो दूसरा था दैट वाज थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडीज। अब ये वाली जो थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडीज है इनका थोड़ा सा काम जो है वो डिफरेंट है। ये क्या करती हैं, ये फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करें कि आप लोगों के थायराइड के फॉलिकल्स हैं, तो ये एंटीबॉडीज उनके ऊपर जाके लग जाती होती हैं और उनको बार बार स्टिमुलेट कर रही होती हैं कि जनाब तुम लोग क्या करो, T3 और जो T4 है उसको रिलीज करो। तो ये काम हो रहा है, मींस कि आप लोगों की ये वाली जब भी आपको ट्रैप्स मिल रही होगी, मींस के थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडीज जो है वो मिल रही होंगी, तो ये क्या करेंगी, ये थायराइड को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करेंगी। जब आप लोगों के इसके रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा स्टिमुलेट होंगे तो आपका जो थायराइड है वो बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन को बनवा रहा होगा, मींस के जो T3 है और T4 है इनको बहुत ज्यादा बनवा रहा होगा। तो ये कौन सी कंडीशन के अंदर होता है, ये आप लोगों का ग्रेव्स डिजीज के अंदर होता है। बोथ डिजीजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एंडोक्राइनोलॉजी, रिगार्डिंग थायराइड ग्लैंड। हशीमोटो के अंदर हमारे पास क्या है, हमारा थायराइड समझो डिस्ट्रॉय हो रहा है, इट मींस कि आपका जो थायराइड है उसके अंदर क्या हो रही होगी, हाइपोथायराइडिज्म हो रही होगी। जबकि जो ग्रेव्स डिजीज है उसके अंदर ऐसी ऑटो एंटीबॉडीज बन रही है जो थायराइड को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट कर रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के ब्लड के अंदर क्या है कि थायराइड हार्मोन्स का लेवल ज्यादा हो रहा है। इट मींस कि आपकी क्या हो रही होती है, हाइपरथायराइडिज्म जो है वो हो रहा होता है। मस्त मस्त आपने याद रख लेना, यहाँ से भी आपका एमसीक्यू आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है कि फॉर एग्जांपल हम अल्ट्रासाउंड थायराइड का क्यों करवाएंगे। देखिए आप लोगों का जो थायराइड ग्लैंड है इसके अंदर दो तरह की लीजन्स बन सकती हैं। एक है कि सोलिड लीजन्स बन जाए, दूसरा क्या है कि इसके अंदर सिस्ट मींस के फ्लूइड फील्ड जो है वो पॉकेट्स बन जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते होते हैं। तो अगर आप लोग डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो कि इधर मेरा जो थायराइड ग्लैंड है उधर सॉलिड मैस बना हुआ है या क्या है कि सिस्ट बनी हुई है, तो वो आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, वो आप लोग जो है वो अल्ट्रासाउंड स्कैन के थ्रू जो है वो सिंपली डिफरेंशिएट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को थायराइड का दूसरा ट्यूमर हो, एडिनोमा वगैरह हो, या इधर की जो लिम्फ नोड्स हैं, उन सारी चीजों का अगर आप लोगों ने चेक करना हो तो आप लोग क्या अल्ट्रासाउंड स्कैन करवा रहे होते हो। देन फॉर एग्जांपल आप लोगों को थायराइड का कैंसर है और वो स्प्रेड कर चुका है, वो आसपास के ऑर्गन्स तक जो है वो स्प्रेड कर चुका है। फॉर एग्जांपल आप लोगों की दूसरा चेस्ट तक स्प्रेड कर चुका है, तो उसके लिए आप लोग चेक करना चाह रहे होते हो कि वो कहां स्प्रेड कर चुका है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टेजिंग ऑफ द ट्यूमर कहते होते हैं, इसको हम मेटास्टेसिस ऑफ द ट्यूमर कहते होते हैं। तो फॉर चेकिंग द मेटास्टेसिस हम क्या करवा रहे होते हैं, सिंपली जो है वो सीटी स्कैन करवा रहे होते हैं। या आगे इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हमने थायराइड कैंसर पढ़ने हैं। देन आगे हमारे पास एक मजीद जो इंपॉर्टेंट टेस्ट आ जाता है, दैट इज आइसोटोप स्कैनिंग। अब ये वाला जो आइसोटोप स्कैनिंग वाला टेस्ट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कैसे है कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर बेसिकली हम क्या है कि हम थायराइड को चेक कर रहे होते हैं कि इधर वो वाला जो थायराइड है उसके अंदर वार्म नोड्यूल्स हैं, इधर वो वाला जो थायराइड है उसके अंदर हॉट नोड्यूल्स हैं, इधर वो वाला जो थायराइड है उसके अंदर कोल्ड नोड्यूल्स हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको कैसे चेक कर रहे होते हैं, हमने क्या कहा था कि जब हमने एक बंदा जो है वो उसको फॉर एग्जांपल आयोडीन दिया, तो वो वाला जो आयोडीन है, फॉर एग्जांपल ये मैं थायराइड बना देता हूँ, ये इसके फॉलिकुलर सेल्स आ गए जो कि आयोडीन का अपटेक कर रहे थे। ठीक है, इमेजिन करें कि ये आपका थायराइड का फॉलिकल है और ये आपके जो सेल्स हैं जो कि आयोडीन का अपटेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग चेक करना चाह रहे हो कि आप लोगों का जो थायराइड है इधर वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, ठीक है, इधर वो वाला जो थायराइड है वो बहुत ज्यादा फंक्शन कर रहा है, इधर वो वाला जो थायराइड है वो कम फंक्शन कर रहा है। तो आप क्या चेक करोगे, आप बेसिकली वो चेक करोगे कि वो वाला जो थायराइड है वो कितनी आयोडीन का अपटेक कर रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग उस बंदे को क्या दे देते हो, आप लोग उस बंदे को टेक्नीशियम दे देते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस बंदे को दूसरा टेक्नीशियम लेबल्ड सोडियम जो है वो दे देनी होती है। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम परटेक्सिनेट जो है वो कह रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आप लोग उस बंदे को ये वाला जो परटेक्सिनेट है वो दोगे तो ये कहां पे पहुंच जाएगा, ये आप लोगों का जनाब इधर पहुंच जाता होता है थायराइड। जिस तरह आयोडीन का इन्होंने अपटेक किया था ना, वही आप लोगों का जो सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर था उसी ने क्या किया, उसी ने इसको ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा दिया इधर आप लोगों के थायराइड फॉलिकुलर सेल्स तक। तो इधर हमारा क्या पहुंच चुका है, ये वाला टेक्नीशियम। अब टेक्नीशियम क्या है, ये बेसिकली एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, मींस के ये क्या कर रहा होता है, ये बेसिकली रेडिएशंस को एमिट कर रहा होता है। तो देन आप लोग वो वाली जो रेडिएशंस होती हैं उनको गैमा कैमरा के ऊपर डिटेक्ट कर रहे होते हो। तो जब आप लोग उन रेडिएशंस को गैमा कैमरा के ऊपर डिटेक्ट करते हो तो आप लोगों को कुछ जो मतलब इमेज है वो इस तरह की मिल जाती होती है। अगर फॉर एग्जांपल ये आप इमेज देख रहे हैं तो कुछ इस तरह की इमेज मिल रही है। दोबारा से मैं इस पॉइंट को रिवाइज करवाना चाहूंगा कि आप लोग क्या चेक करना चाह रहे हो, आप लोग थायराइड का फंक्शन चेक करना चाह रहे होते हो। तो आपको थायराइड के फंक्शन का कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि आप लोग उस बंदे को जनाब ये जो टेक्नीशियम है वो दे देते हो, आप लोगों का ये वाला जो परटेक्सिनेट है वो दे देते हो। जब परटेक्सिनेट दोगे आपके वो वाले जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो इसका अपटेक कर लेते हैं। आपका ये वाला जो टेक्नीशियम होता है ये इधर ट्रैप हो जाता है, अब ये इधर से बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वहां से रेडिएशन को एमिट करेगा। वो वाली जो रेडिएशन है वो अपने गैमा कैमरा के ऊपर दूसरा
देख लेनी होती हैं, उधर से आपने पिक ले लेनी होती है, तो आपको ये जो कुछ पिक है वो इस तरह की मिली होती है। तो अगर तो थायराइड जो है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा टेक्नीशियम का अपटेक करेगा, नॉर्मल अपटेक करेगा, तो उस केस में थायराइड जो है वो कुछ इस तरह का आप लोगों को मिल रहा होता है, ये होता है नॉर्मल। अब क्या है कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल दूसरा बंदे के अंदर ग्रेव्स डिजीज है, ग्रेव्स डिजीज के अंदर क्या होता है कि आपका वो जो थायराइड है वो बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है, इट मींस कि वो बहुत ज्यादा टेक्नीशियम का अपटेक करेगा। ऐसे ही कि नहीं है, वो डिफ्यूजली सारे सारा जो है वो बहुत ज्यादा टेक्नीशियम का अपटेक करेगा, तो बहुत ज्यादा रेडिएशन से मीट होंगी, तो आप लोगों को कुछ जो पिक है वो इस तरह की मिल रही होती है। अब फॉर एग्जांपल वो वाला जो बंदा है उसके अंदर मल्टी नोड्यूलर गोइटर है, मींस के उसके अंदर मल्टीपल नोड्यूल्स बने हुए हैं, उसके अंदर डिफ्यूज अपटेक नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल कुछ इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा टेक्नीशियम का अपटेक हो रहा है, पर्टेक्सिनेट का अपटेक हो रहा है कुछ इस एरिया के अंदर, तो इट मींस कि ये वाला एरिया जहां पे नोड्यूल्स बने हुए हैं वहां से बहुत ज्यादा रेडिएशन मिट होंगी। तो आप देख सकते हैं ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ से बहुत ज्यादा रेडिएशन जो है वो मिट हो रही है। तो अगर आप लोगों को इस तरह का फाइंडिंग मिल रही हो तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर जो है वो गोइटर कह रहे होते हैं। या क्या है कि अगर एक बंदा है और उसके अंदर एडिनोमा, मींस कि आप लोगों का जो थायराइड है उसका ट्यूमर बना हुआ है, और वो वाला जो ट्यूमर है वो एक ही जगह पे बना है और वो बहुत ज्यादा रेडिएशन को एमिट कर रहा है, इट मींस कि ये क्या चीज को, इट मींस कि आप लोगों का यहाँ पे जो ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा पार्टेक्सिनेट को ले रहा है और बहुत ज्यादा काम कर रहा है, और वो जो है वो बहुत ज्यादा दूसरा रेडिएशन को एमिट कर रहा है, इट मींस कि आपका डायग्नोसिस क्या बन जाएगा, टॉक्सिक एडिनोमा जो है वो बन जाता होता है। तो हमने क्या किया, बेसिकली आप लोग चेक करना चाह रहे हो कि आपका जो थायराइड टिश्यू है वो कितना ज्यादा एक्टिव है, तो उसके लिए हम लोग क्या करवा लेते होते हैं, हम जो है वो आइसोटोप स्कैनिंग करवा लेते होते हैं। इसके अंदर आप लोग ये वाला जो आइसोटोप है, आप लोग ये वाला जो दूसरा टेक्नीशियम है ये देते होते हो, और देन आप चेक करते हो कि कितना अपटेक हो रहा है, आप लोग नोड्यूलैरिटी चेक कर रहे होते हो, आप लोग जो है वो टॉक्सिसिटी वगैरह जो है वो चेक कर रहे होते हो। तो अगर तो नॉर्मल थायराइड नोड्यूल है तो उसको हम सिंपली जो है वो वार्म कह देते हैं, मींस के इस तरह का अगर आपको पिक तो नहीं दिखाएगा, अगर फॉर एग्जांपल एनआरई की बात करूं तो आप लोगों को इस तरह की पिक नहीं दिखा रहा होता, तो आपको कहता है वार्म नोड्यूल है, इट मींस कि आपका जो थायराइड दूसरा क्या कहते हैं थायराइड ग्लैंड है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। अब वो आपको कहता है कि जो नोड्यूल है वो कोल्ड है, इट मींस कि आप लोगों का जो दूसरा थायराइड है वो जो नोड्यूल बना हुआ है वो उसने टेक्नीशियम का अपटेक नहीं किया, इट मींस कि वो इतना ज्यादा दूसरा काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब वो आप लोगों को क्या कहता है कि हाइपर फंक्शनिंग नोड्यूल है, मींस के हॉट नोड्यूल है, इट मींस के ये वाले जो सारे नोड्यूल्स है ना ये क्या है, ये बेसिकली आप लोगों के हॉट नोड्यूल्स है, मींस के इधर बहुत ज्यादा आप लोगों का पर्टेक्सिनेट का अपटेक हो रहा है, ये बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर से आप लोगों को जो है वो पता चल जाएगा, इट मींस आपका सिंपल कंसेप्ट क्या बन चुका है, अगर वो आपको कह रहा है वार्म नोड्यूल, इट मींस के वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, कोल्ड नोड्यूल, इट मींस कि आपका जो नोड्यूल सा बना हुआ है वो फंक्शन ही नहीं कर रहा, वो थायराइड हार्मोन को नहीं बना रहा। अगर वो फॉर एग्जांपल आप लोगों को कहता है हॉट नोड्यूल, इट मींस के वो वाला जो नोड्यूल है वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, वो बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन को बना रहा है। इस चीज का आप लोगों को कंसेप्ट होना चाहिए। बाकी है कि अगर आप लोगों को कोल्ड नोड्यूल मिल रहा हो, इट मींस के मोस्ट प्रोबेबली उस बंदे के अंदर क्या होगा जनाब, कैंसर होगा, जिसको हम थायराइड कार्सिनोमा के अंदर इन डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल जस्ट आप लोगों को ये बताना चाहिए कि उसके अंदर क्या होगा जनाब, मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कैंसर होगा। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हम इतना सर क्यों खपा रहे हैं, मींस के हम क्यों डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। बेसिकली आप लोगों की जो ट्रीटमेंट है वो इसी डायग्नोसिस के ऊपर ही तो डिपेंड कर रही होती है। इट मींस कि अगर क्या होगा, अगर एक बंदा है और उसके अंदर टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर है, मींस कि ये वाला प्रॉब्लम है ये, तो इस केस में सिंपली आप लोग क्या कर रहे होते हो, लोबेक्टमी कर रहे होते हो, मींस कि जस्ट जो एक लोब है ना उसको रिमूव कर रहे होते हो, ठीक है। तो इट मींस कि आपकी जो सारी ट्रीटमेंट है वो इसी पे तो डिपेंड कर रही है। अगर टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर है तो उसमें सिंपली आपने क्या करना है, जस्ट जो एक पार्ट है उसको आपने काट देना है, लोबेक्टमी कर देनी होती है, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों का क्या आ गया, या लोबेक्टमी करते हो या रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो दे रहे होते हो। जबकि अगर आप लोगों को पता चलता है कि वो वाला जो बंदा है उसके अंदर ये डिफ्यूज प्रॉब्लम है, या फॉर एग्जांपल इस तरह करके एडिनोमा है, या इस तरह करके फॉर एग्जांपल ग्रेव्स डिजीज है, तो उस केस के अंदर आप लोगों को जो है वो सब टोटल थायराइडेक्टमी करनी पड़ती है। मींस के सब टोटल थायराइडेक्टमी का क्या मतलब है, इट मींस कि आप लोग जस्ट एक ये वाला जो एक लोब है उसको नहीं काट रहे होते, बल्कि ये वाला जो सारा का सारा पार्ट है दरमियान में से उसमें आप लोग लोब की तमीज नहीं कर रहे होते, तो मोस्ट ऑफ द जो थायराइड ग्लैंड है उसको आप लोग रिमूव कर देते होते हो। तो ये वाली जो टेक्निक होती है इसको हम सब टोटल थायराइडेक्टमी करते हैं। इट मींस कि हम ये वाली जो आइसोटोप स्कैनिंग क्यों करवा रहे थे, बिकॉज इधर से जो रिजल्ट्स आएंगे उसी के ऊपर मेरी जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड कर रही होती है। देन हमारे पास लास्ट जो 2 आ जाते हैं, दैट इज FNAC। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो कि आप लोगों का एक एमसीक्यूज है कि अगर एक बंदा है और उसके अंदर आप लोगों को शक है कि इसको थायराइड कैंसर होगा, तो उस बंदे के अंदर आप लोगों ने जो है वो एक्सीजनल बायोप्सी नहीं करनी होती, उस बंदे के अंदर बेसिकली आप लोग FNAC कर रहे होते हो, मींस के फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी जो है वो कर रहे होते हो। इसमें बिल्कुल थिन नीडल आप लोग यूज करते हो, और वो वाली जो थिन नीडल है वो यूज करते हुए आप लोग जो है वो सैंपल ले रहे होते हो। इट मींस के दैट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अगर आप लोगों का थायराइड जो है वो स्वेल
किया हुआ है, उधर आप लोगों को एक स्वेलिंग सी मिल रही है, एक डिस्क्रीट मैस मिल रहा है, इट मींस कि आप लोगों को ट्यूमर का शक है, तो उसमें आप लोगों के पास जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है दैट इज FNAC, जिसमें आप लोग एक बारीक सी सिरिंज यूज करते हुए जो है वो सैंपल ले रहे होते हो। लेकिन ये वाला जो FNAC है ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता बिटवीन फॉलिकुलर एडिनोमा एंड फॉलिकुलर कार्सिनोमा। इस चीज को मैं आप लोगों को समझाऊंगा जब मैंने आप लोगों को कैंसर वाला टॉपिक पढ़ाना है, थायराइड कार्सिनोमा। फिलहाल जस्ट आप लोगों को ये बताना चाहिए एक्सिजनल बायोप्सी हम नहीं करते होते, FNAC को हम जो है वो करते होते हैं। देन आप लोग फॉर एग्जांपल चेक करना चाह रहे हो कि आपका कैंसर कहां-कहां तक जो है वो स्प्रेड कर चुका है, तो उसके लिए आप लोग जो है वो सिंपली एक्सरे चेस्ट करवा लेते होते हो, ठीक है, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका जो कैंसर है वो कहां-कहां तक जो है वो स्प्रेड कर चुका है, ठीक है, उसने कितना ज्यादा ट्रैकिया को कंप्रेस किया है या कितना ज्यादा जो ट्रैकिया है वो डेविएट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह करके हम सिंपली ये वाले जो टेस्ट है इन केस ऑफ थायराइड डिजीज हम ये वाले टेस्ट करवा